नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज भारत में दूरस्थ शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। देश के अनेक राज्यों में जहां मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, वहीं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से विभिन्न तरह के पाठ्यक्रमों का दूरस्थ शिक्षा पद्धति के आधार पर संचालन किया जा रहा है। हमारे सामने प्रश्न है कि दूरस्थ शिक्षा पद्धति से ये जो पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और देश के बहुसंख्यक विद्यार्थी इसके साथ जुड़े हैं, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बात की गई है स्किल्स की, कौशल आधारित शिक्षा की, तो ये दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम कितने उपयोगी हैं, कितने प्रभावी हैं और कितने प्रासंगिक हैं, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुबोध अग्निहोत्री। सुबोध अग्निहोत्री मूलतः पत्रकार रहे हैं। दैनिक हिंदुस्तान, अमर उजाला जैसे राष्ट्रीय समाचार पत्रों के साथ अपनी एक प्रभावशाली पारी पूरी करने के बाद वे मीडिया शिक्षण की ओर बढ़ते हैं। पिछले करीब 10-12 वर्षों से आप राजस्थान में कोटा स्थित वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में पत्रकारिता और जनसंचार पाठ्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और विश्वविद्यालय की अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रहे हैं। दूरस्थ शिक्षा में इनका जो 1-1.5 दशक का अनुभव है, उनके आधार पर आज हम उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार सुबोध जी। सर नमस्कार। आपका लंबा अनुभव रहा है दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में, तो थोड़ा सा ये जानकारी दें कि हमारे साथ बहुत सारे युवा मित्र जुड़े हुए हैं जो अपने अपने व्यवसाय में कार्यरत हैं। अक्सर विद्यार्थियों की इच्छा होती है कि हम अपने स्किल्स को अपडेट करें। तो पहले तो ये समझाएं आप कि जो हमारी एक ट्रेडिशनल शिक्षा पद्धति है और अब जिस तरह से पिछले 2-2.5 दशक में ये डिस्टेंट मोड पर जो शिक्षा शुरू हुई है और इतनी लोकप्रिय हो रही है, इनमें मूल अंतर क्या है? सर बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। ये पारंपरिक शिक्षा पद्धति जो हम लोग क्लासरूम टीचिंग जिसको बोलते हैं और विश्वविद्यालयों में हम जो पढ़ते, डिग्री कॉलेजेस में पढ़ते हुए आए हैं, ये 1980 के बाद का वो दौर था जब सरकार ने ये सोचा कि केवल इस पारंपरिक शिक्षा पद्धति से काम नहीं चलेगा और इसके साथ में एक एडिशनल शिक्षा पद्धति को भी जोड़ना पड़ेगा। तो इसके आधार पर, क्योंकि और वो इसलिए थी क्योंकि बहुत सारे लोग उच्च शिक्षा से वंचित रह जा रहे थे। जैसे घर की बहुत सी महिलाएं होती थीं या रोजगार वाले लोग होते थे जो रोजगार में चले गए, लेकिन उनकी इच्छा थी कि पढ़ें। लेकिन ट्रेडिशनल में जैसा जानते हैं कि 40, 50, 60, 70 लोगों का बैच होता है और उस बैच में एडमिशन लेना, फिर उनमें अटेंडेंस को मीट आउट करना, ये बड़ा एक चैलेंज था। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना एक मुक्त और दूरस्थ शिक्षा आधारित पाठ्यक्रम शुरू किया जाए और ऐसे कोर्सेस लाए जाएं, ऐसे विश्वविद्यालयों का विस्तार किया जाए। तो उसको लेकर के 1982 में सबसे पहले आंध्रा ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। बाद में उसका नाम 1991 में B.R. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी कर दिया गया। उसके बाद 1985 में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आई, जिसका विस्तार विदेशों तक हुआ और धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी विश्वविद्यालय खुले। 1987 में हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो कि जयपुर से डिस्टेंस एजुकेशन का एक केंद्र था, उसको कोटा स्थानांतरित करके और उसे विश्वविद्यालय का कोटा खुला विश्वविद्यालय के रूप में इसे मान्यता दी गई। सुबोध जी, जो आपने कहा कि 80 के बाद ओपन यूनिवर्सिटीज़ की शुरुआत हुई, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं, चूँकि मैं खुद इस पद्धति से जुड़ा रहा। राजस्थान विश्वविद्यालय में 70 के दशक में पत्राचार के माध्यम से पाठ्यक्रमों की शुरुआत हुई थी और इसी तरह से उदयपुर में भी पत्राचार के माध्यम से पाठ्यक्रम शुरू होते थे। और जो कोटा में विश्वविद्यालय बना, तो ये केंद्र नहीं, राजस्थान विश्वविद्यालय का पत्राचार अध्ययन पाठ्यक्रम या जो पत्राचार अध्ययन केंद्र और उदयपुर का, उन दोनों को मर्ज करके फिर ये कोटा के अंदर ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जिसको आजकल हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय। तो पत्राचार की तो परंपरा हमारे यहाँ पहले से रही है। उस समय हालांकि ये बात जरूर है कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज थी। तो पत्राचार शिक्षा पद्धति और दूरस्थ शिक्षा पद्धति, इसमें मूलभूत क्या फर्क है? देखिए सर, पत्राचार का एक तो विस्तार उसका बहुत कम था और बहुत ज़्यादा प्रसार नहीं था उसका। जैसे जैसे पत्राचार की व्यवस्था को
क्योंकि उसमें क्या था कि एडमिशन लोग लेते थे, बहुत कम वॉल्यूम रहता था और मटेरियल जो भेजा जाता था वो भी बहुत कम डिस्ट्रीब्यूट हो पाता था। धीरे धीरे जब मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई तब इस चीज़ को विस्तार मिला, एक बड़ा आयाम मिला, इसमें काफ़ी फंड लगा, सरकार ने भी धीरे धीरे व्यवस्था की और एक बड़े फलक पर जो है इसका प्रचार और प्रसार किया मुझे गया। लगता है वो आप सही कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े फलक पे किया गया। जी। तो जो पत्राचार शिक्षा पद्धति थी उसमें 10 या 15 दिन के कॉन्टेक्ट कैंप लगते थे, और आपने जो डिस्टेंस एजुकेशन शुरू किया है उसमें हर शनिवार को काउंसलिंग क्लासेस, ये एक तो मैंने मोटा फर्क देखा। जी। दूसरा, उसमें हम प्रिंटेड मटेरियल भेजते थे, केवल प्रिंटेड आपने मटेरियल बहुत सारे जो माध्यम जी। हैं, ऑडियो विजुअल के माध्यम है या डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे आपसे भी बात हो रही थी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले कि आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे 2.5 लाख से अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जी। तो कितना बड़ा एक फैलाव। ये केवल कोटा की बात कर रहे हैं अपन, ये इग्नू और जो दूसरी स्टेट्स में हैं जी। उनके माध्यम से मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों विद्यार्थियों तक आज ये शिक्षा जो है जी पहुंच रही है। तकनीक ने बड़ा रोल अदा किया इसमें। लेकिन मुझे कई बार ये लगता है कि जब हम स्किल्स की बात करते हैं, देखिए क्लासरूम में जो लेबोरेटरीज हैं आप प्रैक्टिकली उनको पढ़ा सकते हैं, चीज़ें करवा सकते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे सकते हैं जी। लेकिन अब एक जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे आप जर्नलिज्म के कोर्स की बात करते हैं, इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम की बात करते हैं, और मेरे ख्याल अब तो मेडिकल या जो डिसिप्लिन दूसरे हैं उनमें भी बात की जा रही है कि डिस्टेंस मोड से शुरू किया जा सके। तो इस तरह के जो पाठ्यक्रम हैं जो एक्सक्लूसिवली स्किल ओरिएंटेड हैं, उसमें ये जो डिस्टेंस मोड की एजुकेशन है वो किस तरह का रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि आपके पास भी पत्रकारिता में हजारों विद्यार्थी आपके साथ जुड़े हैं पूरे देश से, तो उसके बारे में कुछ आप बताएं। देखिए सर, डिस्टेंस एजुकेशन में क्या है कि सबसे बड़ा संकट है वॉल्यूम का। वॉल्यूम जो ट्रेडिशनल पद्धति में है वो 40 और 60 का होता है, लेकिन हमारे पास कभी 1,500 बच्चे हैं, कभी 4,500 बच्चे हैं, कभी 6,000 बच्चे हैं, तो हमारी रीच उन तक केवल और केवल तकनीक के माध्यम से हो पाती है। तकनीक ही एक ऐसा माध्यम है जो कि रोल प्ले करती है। अब ये है कि अब जो समय आ रहा है, जो 21वीं सदी का और जो डिजिटल युग है, इसमें हम बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारी साइमुलेशन टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम इसको कैप्सूल में या किसी तरह के ऐसे लेक्चर्स में कन्वर्ट करके और बहुत ही इजी वे में हम इसको एलोबरेट करके लोगों को टीच कर सकते हैं, ताकि वो अपनी स्किल्स को आगे ले जा सकें और बढ़ा सकें। तो हमारा ये प्रयास है, और हमारी विश्वविद्यालय के या और भी जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वीडियो लेक्चर्स का सहारा ले रही हैं और बच्चों तक पहुंच रही हैं। हमारे भी 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं और काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी चुनौतियां और ज़्यादा हैं, क्योंकि अब AI का ज़माना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब वो उसमें चीज़ें ऐसे बदल रही हैं इतनी तेज़ी से, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बदलाव का दौर धीरे धीरे, लेकिन सुबोध जी जैसा आपने पकड़ रहा है। जैसा आपने कहा कि वीडियो लेक्चर तैयार करते हैं, मैं यदि अपने डिसिप्लिन की बात करूं जर्नलिज्म की, तो जिस तेजी से बदलाव हो रहा है जी। या सामान्य रूप में कहूं तो तकनीक का जिस तेजी से परिवर्तन हो रहा है, हम सवेरे एक मोबाइल खरीद के आते हैं, शाम तक ये महसूस करते हैं कि यार 2 दिन रुक जाते तो कल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वो मोबाइल मिल जाता जी। तो क्षण प्रतिक्षण बदलती हुई इस तकनीक में जो वीडियो लेसन हम विद्यार्थियों को दे रहे हैं, क्योंकि अब तो एक बार बनाया, उसके साथ आपका इतना श्रम जुड़ा हुआ है, उसके साथ इतने वित्तीय संसाधन जुड़े हुए हैं, तो वो जो वीडियो हैं आने वाले 2, 4, 6 महीने बाद, या ये कहूँ कि अगले बैच का जब विद्यार्थी आता है उसके लिए कैसे उपयोगी होंगे, या हम उसी का पिष्ट पेषण करते चले जा रहे हैं? सर, अभी तक क्या है कि बहुत ज़्यादा बदलाव अभी देखा नहीं गया है। अभी तक तो थोड़ा सा मामला स्टैटिक वे में चल रहा है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो दौर अब वाकई में आने वाला है, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये हम लोगों के लिए भी चुनौती है, प्रोफेशनल्स के लिए भी चुनौती है, और एकेडमिशियंस के लिए भी चुनौती है, और स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो आखिर उस स्किल्स को या उन चीज़ों को कैसे अडेप्ट करें। तो ये एडेप्टेबिलिटी उनमें आए, ये अनुकूलनशीलता बढ़े, ये अपने को एडजस्ट कर पाएं, इसके लिए हम लोगों के पास चुनौती तो है और संसाधन भी नहीं है। लेकिन संसाधनों का अब रोना कब तक रोएंगे, लेकिन किसी न किसी तरह से इस चुनौती को मीट आउट तो करना पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ दे, सरकारें साथ दें इसमें, और हम इस चीज़ को आगे ले आएं। हम कुछ न कुछ कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से नई तकनीक को अडॉप्ट करें, और जैसे अडॉप्ट करेंगे वैसे ही हम उसको चेंज करेंगे और उसमें मॉडिफिकेशंस हम कर सकेंगे। हमारा युवा NEP की बात करते हैं, NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी,
इसको यदि आप पढ़ें तो उसमें एक बात की गई है कि रिसोर्सेस को हम शेयर करें। मतलब आपका तो उद्देश्य है डिस्टेंस एजुकेशन का कि एजुकेशन एट डोर, हम खुद दरवाजे पर पहुंच रहे हैं विद्यार्थी के। एनईपी ये कहती है कि हम रिसोर्सेस को शेयर करें। मान लीजिए आज आपकी यूनिवर्सिटी के पास संसाधन है, तो एक कल्पना की गई है वर्चुअल लैब की। विद्यार्थी हजारों मील दूर बैठा हुआ है, वहाँ से वो आपके वो जो भी इनका सिस्टम है, कोड वर्ड है या पासवर्ड है, जो भी है, उसके माध्यम से वो एक्सेस कर पाए। तो कहीं हम ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं, हम वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं, जिसको आप AR और VR कहते हैं, और AI की आपने बात की। तो ये जो जिस तरह से तकनीक के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है, क्या इसका आधार बना करके आप स्टूडेंट्स को उस तरह का कोई एक्सपोजर या एक्सपीरियंस देने की कहीं कोई तैयारी चल रही है इन डिस्टेंस जो यूनिवर्सिटी? ऐसी तैयारी है हमारी, और हम आगे आने वाले समय में कर पाएंगे। जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल करके हम बहुत सारा कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। कंटेंट जनरेशन कैसे हो सकता है, डिफरेंट फोटोग्राफ्स की टैगिंग कैसे हो सकती है, इस तरह की टेक्नोलॉजी का जो है वो मीडिया में आगे आने वाले समय में यूज होने लगा है, लेकिन अभी बहुत मास स्केल पे यूज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से कंटेंट क्रिएशन है, और एक तरीके से स्टोरी राइटिंग का जो है वो डिफरेंट परिप्रेक्ष्य में स्टोरीज जो हैं वो AI टूल्स जो है उसको मॉडिफाई करके हमको देंगे। तो पूरी तरीके से ये सिनारियो आगे बदलने वाला है, और इसमें हम चाहेंगे कि हमको ऐसे टूल्स मिलें जिस पर हम काम कर सकें, और हमें ऐसे नए प्रोफेशनल्स भी मिलें जो हमारी मदद कर सकें, ताकि हम स्टूडेंट को उस एनवायरनमेंट में ले जा सकें और मार्केट के हिसाब से हम उनको तैयार कर तो सकें। सुबोध जी, क्या लगता है आपको कि समकालीन जो रोजगार का बाजार है उसमें जिस तरह की स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है, उसमें हमारी डिस्टेंट यूनिवर्सिटीज़ अभी तक कितना कंट्रीब्यूट कर पा रही हैं आज की तारीख में? सर, अभी टेक्नोलॉजी का जो इंटरफेस है उसमें हम बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम नॉन टेक्निकल स्किल्स में तो हम आगे हैं, या हम उसमें बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। जैसे कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, डिसीजन मेकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इस तरह की तो चीज़ें हम बता पा रहे हैं जो हमको बतानी चाहिए। और भाषा के स्तर पे हम काम कर रहे हैं, हम उनको नई चीज़ें बता रहे हैं कि इस तरह से आप अपने को डिसीजन के लायक बनाइए, इस तरह से आप अपने को तैयार करिए। लेकिन जो टेक्नोलॉजी का फील्ड है उसमें हम अभी पीछे हैं, क्योंकि हम उतना ज़्यादा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस उनको नहीं करवा पा रहे हैं। जो कुछ है वो हमारा वीडियो लेक्चर आधारित ही है। तो नहीं, वो तो खैर बहुत अच्छी तैयारी है, चूंकि मैं स्वयं आपके विश्वविद्यालय से जुड़ा रहा, इग्नू के लेसन्स भी मैंने पढ़े हैं। जिस तरह से वो लेसन्स तैयार किए जाते हैं कि वो 2 पेज विद्यार्थी ने पढ़े, फिर वो एक्सरसाइज दी जाती है कि आपने कितना समझा, है ना, उसका एनालिटिकल अप्रोच किस तरह की है। तो वो जिस तरह के पॉइंट्स दिए गए हैं, यही वीडियो में भी आपके है, फिर सवाल पूछे जाते हैं, ये किया जाता है। तो लेकिन चुनौती वही है कि जब हम स्किल्स की बात करते हैं, क्योंकि अपना जो मूल विषय यही है कि स्किल्स के अपलिफ्टिंग में या उसको अपडेट करने में डिस्टेंस एजुकेशन का क्या योगदान है। जैसा आपने कहा कि तैयारी चल रही है, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आज के दौर में, चाहे कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें या इग्नू की बात करें या दूसरी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, क्या कोई ऐसे कोर्सेज अभी प्लान किए गए हैं जो विद्यार्थियों को स्किल मार्केट में कहीं उसकी एक कहना चाहिए कि प्रासंगिकता या प्रभाव जैसी स्थिति हो सकती है? कुछ ऐसे कोर्सेज हैं? बिल्कुल सर, तत्कालिक तौर पर तो अभी उस तरह का प्लान नहीं किया गया है, लेकिन हम लोगों ने चूंकि नए जो एजुकेशन सिस्टम में हम लोग जा रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिस तरह से हमारे बीच में आई है, तो उसमें जो क्रेडिट फ्रेमवर्क तय किया गया है, तो उसमें हम लोगों ने अभी बहुत सारे पेपर्स को इंट्रोड्यूस किया है। वो पेपर्स जो है, जो जैसे हिंदी भाषा के शिक्षण को लेकर के हैं, इंग्लिश भाषा के शिक्षण को लेकर के हैं, एग्रीकल्चर में है, टूरिज्म और आपका जो जर्नी और इसको लेकर के हैं, तो गांधीयन स्टडीज़ को लेकर के हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल स्टडीज़ को लेकर के हैं। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट सेक्टर्स में जो एबिलिटी इन्हेंसमेंट के हैं, वैल्यू एडिशन के हैं, स्किल ओरिएंटेड हैं, तो इस तरह हम लोगों ने कोर्सेस को अभी जो है क्रेडिट फ्रेमवर्क के तौर पे रखा है कि स्टूडेंट वो पेपर अपनी जो कोर्स स्टडी है, जो पाठ्यक्रम स्टडी है, उसके साथ में वो ले सके, क्योंकि इंटरडिसिप्लिन का अब पूरा माहौल बन गया है। तो उसमें वो 1-2 पेपर ले करके वो अपने को तैयार कर सकता है कि हाँ, उसे ये भी आता है। जैसे हम लोगों ने मैनेजमेंट के भी इंट्रोड्यूस किए हैं, एग्रीकल्चर के हैं,
और जर्नलिज्म के हैं। हाँ, सुबोध जी, आपने इतने सारे विषयों की जानकारी दी कि ये कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं स्किल्स को लेकर के, तो कुछ आप आइडिया देंगे कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कैसे इन ओपन यूनिवर्सिटीज़ के इस अभियान को और अधिक सप्लीमेंट कर सकते हैं, उनको सहयोग कर सकते हैं? किस तरह का सहयोग आप अपेक्षित करते हैं? जो हमारे इस तरह की सोसाइटी जो है वो किस तरह से इसमें आगे बढ़ के विद्यार्थियों को। हाँ सर, एक तो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट है सर। दूसरा यह है कि प्रोफेशनल्स की बड़ी कमी है सर, और प्रोफेशनल्स ऐसे जो कि टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करें, उसको भी आगे बढ़ाएं। दूसरा, कंटेंट क्रिएशन की जो बात होती है उसमें बहुत हम लोग पीछे हैं अभी। तो उस तरह के हमको सर्विस प्रोवाइडर अगर मिलेंगे या ऐसे लोग आगे आएंगे तो मुझे लगता है कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि सारा कुछ हमारा कंटेंट और ट्रेनिंग और इन सब चीज़ों पर ही डिपेंड कर रहा है। हम लोग क्या है, हम लोग क्लासरूम टीचिंग तो करते नहीं, तो हम लोग पढ़ाते हैं, तो हमारा जो है वो जो भी टीचर है वो बिटवीन द लाइन्स है। तो हम उसको अगर अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे तो उसके आधार पे उसका एक बेस तो तैयार होगा ही। और जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, तो ट्रेनिंग जितनी हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितनी हमारी संभावनाएं हैं, लिमिट्स हैं, उतना तो हम उसको कैटर कर पाएंगे। बाकी फिर वो फील्ड में जाकर ही सीख पाएगा। अच्छा सुबोध जी, आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिजिटल रूप में काम कर रहे हैं। यूजीसी ने शुरू किए हैं, हमारे यहाँ और भी इस तरह की एजेंसीज़ हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। कुछ बताएंगे हमारे युवा विद्यार्थियों को कि वो ऐसे कैसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके माध्यम से वो अपनी नॉलेज को, अपने इन्फॉर्मेशन को और अधिक अपडेट कर पाएँ? सर, सीधे तौर पे कहा जाए तो हम लोग वी आर प्लंजिंग इन ए एजुकेशन सुपरमार्केट एरा। ये एक एजुकेशन सुपरमार्केट का बाजार है। जैसे हम लोग बिग बाजार में जाते हैं और सारा सामान खरीद लाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर पॉकेट पावर, तो हम अपनी पॉकेट पावर, हम अपनी वॉलेट को इस्तेमाल करके आज हम किसी भी कोर्स को कभी भी खरीद सकते हैं। कोर्सरा है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि वो आप $10 दीजिए, 2 हफ्ते का कोर्स कीजिए और आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट दे देंगे। तो ऐसे सर्टिफिकेशंस भी बहुत सारे आ गए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जो नहीं, लेकिन बहुत सारे निःशुल्क भी हैं, जैसे यूजीसी ने जो शुरू किए हैं, आपके मूक कोर्सेज हैं, स्वयं का जो इनका प्लेटफॉर्म है, ऐसे वहाँ जो कोर्सेज हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के जो टीचर्स हैं, जैसे जेंडर एंड मीडिया पे कोर्स बना लिया, मीडिया एंड यूथ पे कोर्स तैयार कर लिया, ये ऑलमोस्ट फ्री है, केवल एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ती है। तो विदेशों के वो जो पाठ्यक्रम हैं वो पेड से लेकर के हमारे देश में बिल्कुल सर निःशुल्क भी पाठ्यक्रम है। हाँ। और शुल्क वाले भी पाठ्यक्रम हैं। आपका तो भारत सरकार का ज्ञान दर्शन चैनल है, ज्ञानवाणी दुर्भाग्य से इस समय बहुत ज्यादा वो अस्तित्व में नहीं है, वो धीरे धीरे बंद कर दिए। लेकिन ये जो टीवी चैनल है, विजुअल मीडिया है, इस पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके माध्यम से विद्यार्थी जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। मूक्स है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और उसमें लाखों में लोग दर्ज भी हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनमें वो कुछ स्मॉल अमाउंट जमा करके और अपना रजिस्ट्रेशन करा के कुछ हफ्तों का वो कोर्स करके और वहाँ से सर्टिफिकेशन पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जितने भी छोटे कोर्सेज हैं, ये सॉफ्ट स्किल को बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं। और एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आदमी अगर काम कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई कोर्स कर लेता है तो वो भी इन्हेंसमेंट, उसकी एक एबिलिटी सुबोध जी, आपसे बात करते हुए एक चीज़ और मेरे मस्तिष्क में आई कि हम विद्यार्थियों के अपडेट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम में जो टीचर्स या जो शिक्षक सीनियर हो गए हैं, 50+ हो गए हैं, 55+ हो गए हैं, उनका तो वो टेक्नोलॉजी से फ्रेंडशिप है ही नहीं। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए, आखिर वो भी तो विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या किया जाए? क्या कोई ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिस्टेंस एजुकेशन या जो हमारी काउंसिल है जो रिकॉग्निशन देती है, क्या वहाँ कोई तैयारी चल रही है कि हम शिक्षकों को भी ट्रेन करें, ट्रेनर्स ऑफ ट्रेनर बनाएं, कोई इस तरह की? सही आपने सवाल उठाया ये, और बहुत बढ़िया है। लेकिन जो मुझे लगता है जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो FDPs चलते हैं, जो ओरिएंटेशंस और रिफ्रेशर होते हैं, मुझे लगता है उस पूरे कोरिकुलम को भी अब एक तरीके से रिमॉडल करना चाहिए, सरकार को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, जहाँ जहाँ से जैसे जैसे शुरू होते हैं। क्योंकि उनमें मैं देखता हूँ कि एक लेक्चर देने की परंपरा है, लेक्चर हो जाता है और कुछ इनपुट्स मिल जाते हैं, कोई ऐसी प्रैक्टिकल इनपुट मिलती नहीं। लेकिन सुबोध जी, आपकी सूचना के लिए अब तो यूजीसी ने उसे भी ऑनलाइन कर दिया है।
मालविया टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के बिल्कुल। नाम से जो चलाया जा रहा है, जो HRDC थे पहले, जी वहाँ सारे कोर्सेज ऑनलाइन चल गए। जी तो वही चुनौतियां मेरे ख्याल वहाँ भी हैं, वहाँ जो भी हम हैं। विद्यार्थियों के लिए डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन होना चाहिए और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए कि टीचर्स को और ज़्यादा जो है सीखने को मिले, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को और ज़्यादा टेक्नोलॉजी। चलिए सुबोध जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरह से ओपन यूनिवर्सिटीज़ और जो डिस्टेंट एजुकेशन जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, वो कैसे उन विद्यार्थियों को जो किसी भी कारण से, समय की चुनौतियां हो सकती हैं, उनके लिए फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, एडमिशन नहीं होने की चुनौती हो सकती है, उनकी जो इच्छा है पढ़ने की, स्किल्स को डेवलप करने की, उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। ये ठीक है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि डिजिटल डिवाइड, आज देश के अनेक क्षेत्रों में बिजली की प्रॉब्लम है, डेटा की प्रॉब्लम है, लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है, मुझे लगता है आने वाले 5, 7, 8 साल में जो हमारी NEP है, उसमें जिस तरह से डिजिटलाइजेशन को प्रोत्साहित किया गया है, स्कूल लेवल पर शुरू किया गया है, तो इन सारे चुनौतियों के बीच में, क्योंकि दुनिया तेज़ी से बढ़ रही है, इसके साथ बहुत सारे खतरे भी हो सकते हैं, बहुत सारी चुनौतियां हो सकती हैं। कल ही भारत सरकार ने एक नियम बनाया है कि अब जब बच्चे सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलेंगे तो उनको एज का सर्टिफिकेट देना होगा। उन बच्चों का डेटा जो है संकलित करने के लिए उन कंपनीज़ को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बच्चों की प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, चुनौतियाँ आएंगी, समाधान निकलेगा, लेकिन जिस तेज़ी से ये तकनीक बढ़ रही है, उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये भी इस तकनीक के साथ कदम ताल करते हुए इस देश के उस युवाओं की जो आशा आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे पाएंगी जहां वह अपने स्किल्स को बढ़ा। स्किल इंडिया की बात की जा रही है, देश में स्किल यूनिवर्सिटीज़ खोली जा रही हैं। वर्तमान सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि शिक्षा को प्रासंगिक बनाया जाए, शोध को प्रासंगिक बनाया जाए। तो इन सारे प्रयत्नों में देश के जो हमारे डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये निरंतर आगे बढ़ें, कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ, अपने आप को और अधिक रिलेवेंट बना पाएँ। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।